टालो टालो साले नू दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। अध्यक्ष महोदय, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपन दो बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। एक तो भारत और चीन के बीच में जो झपड़ हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और दूसरा राजीव गांधी फाउंडेशन का चीनी कनेक्शन क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जब जब चीन और भारत के बीच में कोई विवाद होता है तो ये मुद्दा बहुत गर्मा जाता है। 9 दिसंबर 2022 साल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, पर चीन का रवैया नहीं बदलने वाला। 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिक तवांग के यांगतेस में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, और जब ही चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में खूनी झपड़ हो गई, और इस झपड़ में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी हैं, और इसमें भारत के भी 6 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है दोस्तों। इसके पहले भी भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर कई सारे विवाद होते रहे हैं। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो भारत के उत्तर पूर्व में चीन स्थित है, और भारत चीन से जो सीमा साझा करता है जिसकी कुल लंबाई 3,488 किलोमीटर के लगभग है। उत्तर में आप देखोगे तो आपको वेस्टर्न सेक्टर दिखाई देगा, और बीच में सेंट्रल सेक्टर दिखाई देगा, और पूर्व में की हम बात करें जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पास में आपको ईस्टर्न सेक्टर दिखाई देगा। और 9 दिसंबर को जो झपड़ हुई है वो अरुणाचल प्रदेश के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की वो सबक सिखाया है जो चीनी सैनिक हमेशा याद रखने वाले हैं। 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3 हिस्से हैं, पश्चिमी सेक्टर, पूर्वी सेक्टर और मध्य सेक्टर। और 9 दिसंबर को जो झपड़ हुई है वो पूर्वी सेक्टर में ही हुई है, तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश का ही एक हिस्सा है। अब 2017 में चीन की सेना डोकलाम में भी घुस आई थी, और 80 दिन तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने रही थी। और 2013 में जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन लगातार 2-3 सालों में भारत के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। चाहे वो 2017 का डोकलाम विवाद हो, चाहे 2020 का गलवान घाटी का विवाद हो, या 2022 का अब का अरुणाचल प्रदेश का विवाद हो, और इन सभी विवादों का भारत मुंह तोड़ जवाब देता आया है। इसके लिए हमें हमारी सेना पर शौर्य और उसके पराक्रम पर जितनी भी उसकी तारीफ की जाए कम है, और इसके लिए हमें उन पर गर्व भी है। लेकिन जब जब हमारी चीन से कोई झपड़ होती है तब तक एक मुद्दा बहुत गर्मा जाता है, वो है राजीव गांधी फाउंडेशन का चीनी कनेक्शन। तो ऐसी क्या खास बात है, ऐसा क्या राज है राजीव गांधी फाउंडेशन में, आइए समझते हैं। 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में जब दोनों सेनाओं के बीच में झपड़ हुई तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा, और जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुद मोर्चा संभाला। कांग्रेस को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि आपकी वजह से ही हजारों किलोमीटर की हमारी जमीन चीन की हो गई, आपकी वजह से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है। 2005 से लेकर 2007 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए कांग्रेस पार्टी ने चीन के 1,35,00,000 रुपए का चंदा लिया है। आप समझिएगा, 1,35,00,000 रुपए का चंदा लिया है। और इस तरह से आरोप बीजेपी कांग्रेस सरकार पर ये लगाती आ रही है। हाल ही में ये आरोप कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये तो पार्टियां ही जाने। अब बात करते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन की। शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी। ये फाउंडेशन मुख्य रूप से 3 सेक्टरों के लिए काम करता है। शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमोशन के लिए। नंबर 3, शोषित यानी कि अंडर प्रिविलेज और दिव्यांग लोगों के समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये काम करता है। डोनेशन और इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न के पैसों पर यह संस्था अपना काम करती है। सोनिया गांधी इसकी चेयरपर्सन है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम इसके ट्रस्टी भी रहे हैं। अमित शाह के बयान के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन पर 2 गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से फाउंडेशन एक बार फिर विवादों में आ गया है। पहला आरोप यह है कि इस फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2005 से लेकर 2007 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन को 1,35,00,000 रुपए का चंदा मिला है, और फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन
चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। 2005-6 की एनुअल रिपोर्ट में चीन का भी नाम है। दूसरा आरोप यह लगता है कि मनमोहन सरकार के समय पीएम रिलीफ फंड का पैसा डाइवर्ट किया गया है। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन यानी कि RGF को दिया गया है। इस समय सोनिया गांधी पीएम नेशनल रिलीफ फंड के बोर्ड में भी थी और राजीव गांधी अध्यक्ष फाउंडेशन की अध्यक्ष भी थी। बीजेपी ने इस आरोप का आधार RGF की रिपोर्ट 2005 और 6 और 2007 और 8 को बनाया है। इन दोनों ही रिपोर्ट में डोनेशन देने वालों की लिस्ट में पीएम रिलीफ फंड का पैसा भी शामिल है। इसके बाद 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के आदेश भी दिए थे। इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई गई थी। इस कमेटी को यह जांचना था कि गांधी परिवार से जुड़े इन दोनों ट्रस्टों ने नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया और इसी जांच के आधार पर अक्टूबर 2022 में इन दोनों संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। इन संगठनों पर यह आरोप था कि उन्होंने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी कि FCRA के नियमों को तोड़ा है और विदेशों से पैसा भी लिया है। अब 1976 में FCRA कानून बनाया गया था और इसका मकसद था कि राजनीतिक दलों से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित किया जाए। 2004 से लेकर 2009 के बीच में विदेशी कंपनी वेदांत भारत की रजिस्टर्ड सब्सिडियरी जो कंपनी थी उसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही चंदा दिया था। वर्ष 2010 में FCRA एक्ट 1976 को हटाकर उसकी जगह FCRA एक्ट 2010 लाया गया था और 2013 में एक पूर्व IAS अधिकारी ने हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में चंदा लेने के खिलाफ FCRA 1976 के तहत एक याचिका दर्ज की थी। इस मामले में कोर्ट ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को दोषी पाया और चुनाव आयोग को एक्शन लेने का आदेश भी दिया था। इसके बाद 2016 में मोदी सरकार ने FCRA 2010 में बदलाव करके इस एक्ट में विदेशी कंपनी की परिभाषा ही बदल दी थी और इस तरह सरकार ने खुद को और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को बचा लिया था। इस बदलाव के सैद्धांतिक तौर पर आज कोई ऐसी कंपनी जिसमें 50% से ज़्यादा हिस्सा विदेशी कंपनी का हो वह राजनीतिक चंदा नहीं दे सकती। लेकिन 2018 में मोदी सरकार ने 1976 के इस एक्ट को FCRA को बदलकर रख दिया। तब से ही विदेशी कंपनी के लिए गए राजनीतिक चंदे को वैध कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने चीन और भारत के बीच में जो झपड़ चल रही है उसके विवाद के बारे में जाना है और राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बात कर रही है जो कि भारत और चीन के बीच में जब जब कोई विवाद होता है उसके लिए ये मुद्दा बहुत गर्म आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।